हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको याद है, हमारी सोशलॉजी की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। और आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? 33वां लेक्चर है। उसका टॉपिक है सामाजिक संरचना और विकास। ये हम लोग यूनिट जो 4 है, हमारी यूनिट 4 औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म कर लिए, क्या है? भारत में औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन। इसमें परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष। ठीक है, वैश्वीकरण की चुनौतियां भी कर लिए, समाज शास्त्र का भारतीकरण भी कर लिया है, शिक्षा का निजीकरण भी कर लिया है। ठीक है, और हाँ, इसमें मैं आपको बताने वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोग देख लेंगे जो 2020 है। उसको मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा कि आप, यदि वो आ रहा है आपको 200 वर्ड्स में लिखने को 10 मार्कर में, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। इतना कंटेंट दे दिया जाएगा आपको। पृथक लेक्चर लाऊंगा मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, इसका हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? सामाजिक संरचना और विकास। आज से स्टार्ट करने वाले। इसमें हम लोग सुविधा प्रदाता, अवरोधक और विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, ये 3-4 चीजों को हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या? सामाजिक संरचना और विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन हमारे। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मार्कर का क्वेश्चन है। तो आपको पहले तो आपको डेफिनेशन बताना है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो ये शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट। लिख लीजिए आप, बहुत ही आईएमपी है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है कि इस शब्द की जो अवधारणा है किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी सामाजिक संरचना की? तो समाज के सामूहिक पक्षों, ठीक है, समाज में विद्यमान, इसके सामूहिक पक्षों की, समाज में विद्यमान सामूहिक पक्षों, ठीक, सामाजिक संबंधों और समूहों के समाजीकरण को, समूहों के समाजीकरण को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? किसको? समाज में विद्यमान समूहों को, ठीक है, सामूहिक पक्षों को और सामाजिक संबंधों के समाजीकरण को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसके पश्चात आप लिख देंगे क्या? इसकी अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखना नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सामाजिक संरचनाएं में संस्था होती है। किसमें होती है? सामाजिक संरचनाएं में संस्था होती है, संस्था होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अंतर संबंध होता है इनमें, तथा उनके बीच अंतः क्रिया होती। क्या होगी? सबसे पहले संस्था होगी। अब संस्था में क्या क्या जाता है? परिवार। ठीक है, परिवार के पश्चात विवाह। ठीक है, ये क्या है? संस्थाएं के प्रकार, शिक्षा, ये सब संस्था है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ, सामाजिक संरचना में संस्थाएं, प्रक्रियाएं तथा अंतर संबंध होते हैं और उन अंतर संबंधों के मध्य अंतर क्रियाएं होती है। ठीक है, और इन्हीं क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक, क्लियर? ये हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या होंगी? तो सबसे पहली विशेषता ये अमूर्त होती है। सामाजिक संरचनाएं क्या होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, अमूर्त है। इसके पश्चात क्या है? यहाँ पे स्थायित्व है। सामाजिक संरचना में क्या होता है? स्थायित्व होता है एवं निरंतरता। स्थायित्व एवं निरंतरता। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, व्यवस्थित क्रमबद्धता होती है। व्यवस्थित क्रमबद्धता देख लीजिए आप, परिवार, परिवार के पास विवाह, विवाह के बाद शिक्षा, ये क्या है? क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, चौथी विशेषता क्या होगी? स्थानिकता। क्षेत्र विशेष की सामाजिक संरचना अलग होगी और दूसरे क्षेत्र की सामाजिक संरचना पृथक होगी। इसमें पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या? मानवीय आवश्यकताएं। क्या होती? मानवीय आवश्यकताएं। ठीक है, छठवां पॉइंट लिख लीजिए इसमें, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। फिर उनकी परिस्थिति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या स्टेटस होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होती है? आपको 6-7 इसकी विशेषताएं लिखना है। ठीक है, किसकी? सामाजिक संरचना की। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? परिभाषा। परिभाषा बहुत सिंपल सी है कि समाज के सामूहिक पक्षों, सामाजिक संबंधों, समूहों के समीकरण या समीकरण को क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं डेफिनेशन। समाज के सामूहिक पक्षों,
सामाजिक संबंध और समूह के समीकरण को सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? सबसे पहले सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, स्थायित्व तथा निरंतरता का गुण विद्यमान होता है, व्यवस्थित क्रमबद्धता होती है, स्थानिकता होती है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निश्चित होती है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रास्थिति यानी कि स्टेटस भी क्या होता है, बदलता रहता है समय के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार। क्लियर। ये हो गया आपका क्या सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सामाजिक संरचना के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, देखिए सामाजिक संरचना की आपको डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले 10 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका? 10 मार्कर लिख लीजिए आप इसको। ठीक, तो सामाजिक संरचना क्या होती है? सामाजिक संरचना सामूहिक पक्षों, सामाजिक संबंध और समूहों के सामाजिकरण को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, इसके स्वरूपों की व्याख्या सामाजिक मूल्यों मानदंडों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। किसके आधार पे? सामाजिक मूल्य, सामाजिक मानदंड और किसके अनुसार? सामाजिक नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। कितने स्वरूप मिलेंगे आपको सामाजिक संरचना के? ठीक है, 4 स्वरूपों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ये किस किताब में लिखा है? एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सार्वभौमिक, लिख लीजिए, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। ठीक है, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, ऐसे सामाजिक मूल्य जो सभी लोगों पर लागू होते हैं। ठीक है, ऐसे मूल्य जो सभी लोगों पर लागू होते हैं उन्हें सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहा जाता है, जिसमें नैतिकता, ठीक है, संवेदना, करुणा, दया इत्यादि मूल्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य में। दूसरा मूल्य लिख लीजिए जिसमें विशिष्ट सामाजिक मूल्य। ठीक है, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, ये दूसरा प्रकार हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये विशेष लोगों पे लागू होता है। मान लीजिए एक जनरेशन हुई, ठीक है, ए जनरेशन बड़ी है और बी जनरेशन छोटी है, तो ये तो नहीं होगा कि ए वाले भी बी का पैर पढ़ेंगे और बी वाले भी ए का पैर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, केवल बी वाले ही ए का पैर पढ़ेंगे। तो ये विशेष लोगों पे लागू होती है। कैसे? विशिष्ट सामाजिक मूल्य यानी कि बड़ों का क्या करना? आदर करना, ठीक है, उन्हें नमस्कार करना, पैर पड़ना इत्यादि संस्कार जो होते हैं विशिष्ट सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केवल विशेष लोगों पर लागू होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनका स्तरीकरण होता है। क्लियर। तीसरे पॉइंट में आते हैं हम लोग। तीसरा स्वरूप क्या होगा इसका? अर्जित सामाजिक मूल्य। अर्जित सामाजिक मूल्य यानी कि व्यक्ति के प्रयत्नों के माध्यम से जो मूल्य अर्जित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्जित सामाजिक मूल्य कहा जाता है। यानी कि आपने ये मूल्य किसी से क्या किए? प्राप्त किए या उनसे सीखे हैं, जो आपके स्वयं के प्रयत्न या प्रयास से आपको प्राप्त हुए हैं। क्लियर। उन्हें क्या कहा जाता है? अर्जित सामाजिक मूल्य। फिर चौथा स्वरूप क्या हो जाएगा सामाजिक संरचना का? प्रदत्त सामाजिक मूल्य। प्रदत्त सामाजिक मूल्य यानी कि जन्म एवं परंपरा से जो मूल्य आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रदत्त सामाजिक मूल्य। तो आपको जन्म, आपकी परंपरा इत्यादि क्रियाओं या इत्यादि रीति रिवाजों से आपको प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहा जाता है। क्लियर। तो ये हो गया कि आपका सामाजिक संरचना के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। इसे क्या कहा जाता है? इसे आकार भी लिख लीजिए आप, स्वरूप को आकार भी यदि आ रहा है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा एनसीईआरटी का डेटा। और हाँ, आपको लिखना पड़ेगा सामाजिक संरचना के स्वरूपों का निर्धारण समाज में विद्यमान मूल्यों, नैतिकता और किस पे आधारित होते हैं? परंपरा, रीति रिवाज पे आधारित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? सार्वजनिक सामाजिक मूल्य, तो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। विशिष्ट सामाजिक मूल्य केवल विशेष लोगों पर लागू होते हैं। अर्जित सामाजिक मूल्य जिनको कहते हैं व्यक्ति के प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और चौथा क्या होता है? प्रदत्त सामाजिक मूल्य जिन्हें जन्म एवं परंपरा से व्यक्तियों में जिनका विकास होता है। क्लियर। और बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना है आपको कि किस प्रकार इन सामाजिक मूल्यों के माध्यम से सामाजिक संरचना का निर्धारण होता है, सामाजिक संरचना का विकास होता है, जिसके माध्यम से भूमिका प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित होती है और उसकी प्रायस्थिति का भी विकास उसी के माध्यम से होता है। बढ़िया से ये हो जाएगा कि आपका कंक्लूजन। इस प्रकार आपको 10 में से आपको 7, 7.5 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं यदि इस
कंटेंट को आप यदि लिख रहे हैं तो। क्लियर? चलिए, हाँ, फिर एक और इसमें पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, ठीक है, कि जो सामाजिक संरचना के चार तत्व भी होते हैं, किसके, सोशल स्ट्रक्चर के चार तत्व हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ चार तत्व कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो प्रास्थिति, किसी भी व्यक्ति की प्रास्थिति यानी कि स्टेटस, कि आप किस व्यक्तित्व को धारण किए हुए हैं, आपका समाज में क्या रिस्पेक्ट है, किस नजरिए से आपको देखा जाता है। ठीक है, आपकी बातों को, आपके विचारों को कितनी इज्जत दी जाती, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती, उसे क्या कहा जाता है, स्टेटस। इसके पश्चात भूमिका, कि आपका रोल क्या है समाज में। ठीक है, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा तत्व क्या हो जाएगा, समूह, यानी कि आपका ग्रुप, कि आप किस ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, फिर संस्था, कि संस्था कौन कौन सी होती है हमारे यहाँ समाज में, परिवार, ठीक है, ये भी संस्था है, विवाह, ठीक, शिक्षा, ये सब संस्था के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, तो सामाजिक संरचना के चार तत्व होंगे, पहला परिस्थिति, कि दूसरा भूमिका, समूह और संस्था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सामाजिक संरचना और विकास की अवधारणाओं को समझाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द क्या है, इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन आएगा मेंस के पेपर में। सबसे पहले तो सामाजिक संरचना की डेफिनेशन बताना है और फिर विकास को बताना है। तो विकास क्या होता है, कि किसी भी क्षेत्र विशेष की उत्तरोत्तर वृद्धि, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयामों को, इत्यादि आयामों में यदि वृद्धि हो रही, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही, तो उसे क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर? अब उसको लिखना है आपको सामाजिक संरचना और विकास के संबंध में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको कैसा लिखना है। 10 मार्कर का है ये। ठीक है, आप इसको पैराग्राफ राइटिंग में इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर यदि आपको पॉइंट बनाना है तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं। देखिए, पहले इसका आपको लिखना पड़ेगा क्या, अवधारणा है क्या, तो भारतीय समाज एक जटिल समाज, इसमें व्यापक आयामों में क्या है, व्यापक आयामों में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ आयाम में लिंग, जाति, सामाजिक वर्ग, धर्म, निर्जातीयता, भाषाई विविधता, परिवार के आकार, सांस्कृतिक विविधता जैसी अवधारणा आपको देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह के सांस्कृतिक स्वरूप से, ठीक है, इस तरह के सांस्कृतिक स्वरूप से वातावरण में, मतलब वातावरण में विकास कैसा होता है, विकास क्या होता है, एकल विकास होता है, समरूपी विकास होता है। ठीक है, विकास के लिए जिम्मेदार, अब विकास के लिए बहुत सारे कारक क्या होते हैं, जिम्मेदार या उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से कारक उत्तरदायी होंगे, सबसे पहले आपका शिक्षण पद्धति। ठीक है, सामाजिक संरचना के विकास में शिक्षण पद्धति, परिवार का स्वरूप, एकल परिवार है या फिर संयुक्त परिवार है। ठीक है, इसके पश्चात विवाह, ये सब चीज क्या है, सामाजिक संरचना के विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राज्य की भूमिका, कि आपका राज्य आपके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, जो आपका स्टेट है वो आपके समाज के विकास में किस तरह की भूमिका निभा रहा है। देखिए, समाज तो दो प्रकार का होता है सामान्यतः, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज, जो हमारे टॉपिक में है यही है। ठीक है, तो राज्य की भी भूमिका होती है। इस प्रकार आप क्या लिखेंगे, हाँ, अब समाज में देखिए, जाति व्यवस्था भी होती है, जाति प्रथा जिसको बोलते हैं। अब जाति प्रथा का विकास किस प्रकार हुआ उसको आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग का विकास यानी कि वर्ग और विकास आपको समझाना पड़ेगा कि वर्ग का विकास किस प्रकार हुआ है। ठीक है, फिर इसमें आपने पढ़ा होगा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। और फिर क्या समझाना पड़ेगा आपको, लिंग, लिंग और विकास समझाना पड़ेगा, किस प्रकार पहले हमारे यहाँ जेंडर गैप होता था। ठीक है, कि महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक कार्य होते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे वर्तमान समय में लिंग समानता देखी जा रही है, कि प्रत्येक जो भी मानवीय जो अवधारणा होती उसको ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नर और मादा में कोई अंतर नहीं है, अब मतलब केवल कौन सा अंतर है उनमें, प्राकृतिक अंतर है, लेकिन समाजी अंतर वहां पे अब देखने को नहीं मिल रहा। महिलाएं भी बराबर पुरुष के समान कार्य कर रही है। तो इस प्रकार आपको समझाना पड़ेगा, जाति प्रथा और विकास को समझाना पड़ेगा, वर्ग और विकास को समझाना पड़ेगा, और लिंग और विकास को समझाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ये चीज समझाने के पश्चात आपको फिर आपको इसमें अंतर संबंध समझाना पड़ेगा, किसमें, सामाजिक संरचना और विकास में संबंध। ठीक है, सामाजिक संरचना और विकास में संबंध। देखिए, मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ
क्योंकि आपको मैं कंटेंट दे दे रहा हूँ, फिर आप इसको अपने अनुसार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारी आंसर राइटिंग क्लास केवल 20 से 25 मिनट की रहती है, और मैंने सारा कुछ अपना जो कंटेंट है आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में कहाँ दे दिया, टेलीग्राम चैनल में दे दिया, आप वहां से हमारी सिनॉप्सिस डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्या संबंध होगा सामाजिक संरचना और विकास में। सबसे पहले तो सामाजिक असमानता का प्रभाव, ठीक है, सामाजिक असमानता में क्या होगी, सामाजिक असमानता का प्रभाव क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होते जाएगा, वैसे वैसे समाज में असमानता का भाव कम होते जाएगा, ठीक है, समानता की ओर अग्रसर होते जाएंगे, और डायरेक्ट प्रभावित करती, जिससे समाज के विभिन्न वर्ग समूहों के लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक अंतर क्या होता है, यहाँ पे कम होते जाता है, और समाज का क्या होता है, यहाँ पे विकास होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता जाएगा। दूसरा क्या, शिक्षा और प्रगति, शिक्षा और प्रगति, ठीक है। शिक्षा कैसे, शिक्षा समाज की सामाजिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती और विकास को बढ़ावा देती है। और एक उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा स्तर वाले समाज कैसे होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, ठीक है, और अधिक प्रगतिशील होते हैं। यदि शिक्षा का स्तर अधिक है वहां पे, या फिर शिक्षा का स्तर कैसा है वहां पे, उच्च स्तर है, तो वहां समाज का विकास भी कैसा होगा, उच्च स्तर का होगा। क्लियर। चलिए, तीसरा संबंध क्या होगा यहाँ पे, रोजगार तथा आर्थिक विकास, ठीक है, रोजगार एवं आर्थिक विकास, ठीक है, ये आईएमपी पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखिए सामाजिक संरचना में उपलब्ध रोजगार आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, यानी कि किसी भी समाज में विद्यमान लोगों को यदि रोजगार प्राप्त हो रहा है और उनका आर्थिक विकास हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वो मतलब यदि आर्थिक प्रक्रियाएं में वो संलग्न है तो उनका क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी क्या होगा, सुधार होगा, और समाज विकास को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, सामाजिक सहयोग, ठीक है, चौथा संबंध क्या हो जाएगा, सामाजिक सहयोग, बहुत ही आईएमपी है ये भी। देखिए विकास की प्रक्रिया में सामाजिक संरचना का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, ठीक है, क्योंकि एक संगठित समाज लोगों को आपसी सहयोग प्रदान करता है। एक संगठित समाज, देखा होगा ना आपने आपके आसपास के समाज को, कि यदि लोग संगठन में हैं तो उनका विकास अधिक तीव्रता से होता है। यदि समाज में बिखराव है तो फिर उनका पृथक पृथक विकास के चक्कर में वो लोग क्या हो जाते हैं, स्वतः अविकास की राह में आ जाते हैं, यानी कि उनका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर। इस प्रकार कहा जाता है कि संगठन में एकता है, ठीक है, बोलते हैं ना संगठन में एकता, यही वाक्य है कि सामाजिक सहयोग भी बढ़ते चले जाता है। विकास की प्रक्रिया में सामाजिक संरचना कैसा होता है, आईएमपी योगदान होता है, ठीक है, संगठित समाज ही लोगों को सहयोग प्रदान करता है, सामूहिक विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे 4 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो आपको अवधारणाएं बताना है कि जाति प्रथा और विकास समझाना पड़ेगा आपको, वर्ग और विकास समझाना पड़ेगा, लिंग और विकास समझाना पड़ेगा। इसके पश्चात आपको समझाना पड़ेगा क्या, सामाजिक असमानता, शिक्षा और प्रगति, रोजगार एवं आर्थिक विकास और सामाजिक सहयोग, ठीक है। और इस प्रकार आपको कंक्लूजन लिखना है, इन अंतर संबंधों के माध्यम से सामाजिक विकास, सामाजिक संरचना और विकास एक दूसरे को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और समाज की समृद्धि की दिशा में एक साथ काम करते हैं। क्लियर। ये हो जाएगा क्या आपका कंक्लूजन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक संरचना विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है। सामाजिक संरचना से, सॉरी यहाँ पे सी आ जाएगा, सामाजिक संरचना से विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में, ठीक है। तो कई प्रकार से सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, ठीक है, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। अब ये किस प्रकार बढ़ेगा, देखिए एक समृद्ध सामाजिक संरचना शिक्षा और ज्ञान को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। जैसे ही किसी समाज की संरचना अच्छी सुदृढ़ स्थिति में होगी तो वह हमेशा शिक्षा और ज्ञान को क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी, जो लोगों की क्षमताओं को क्या करता है, विकसित करता है, और उन्हें स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक बनाता है। क्या बनाता है, स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक नागरिक बनाता है, ठीक है, समझे। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, देखिए एक समाज है, एक समाज अच्छी विकसित अवस्था में है, तो समाज विकसित अवस्था में होता है तो वहां पे भेदभाव नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव होगा, ना ही
लिंग आधारित भेदभाव होगा, ना ही वर्ग आधारित भेदभाव होगा। जब इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान का क्या मिलेगा, एक सोर्स मिलेगा, स्रोत मिलेगा, जिससे वह शिक्षा व ज्ञान का प्रसार करते हुए अपने आप को विकसित करेगा और उन्हें स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सशक्त नागरिक बनाने में क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर में वृद्धि। ठीक है, रोजगार के अवसर में वृद्धि लिख लीजिए आप। ठीक है, कैसे होगी, सामाजिक संरचना अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, और लोगों के आर्थिक विकास को क्या बनाती है, स्वावलंबी, स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, जनरेट करती है। जो माननीय मोदी जी कहते हैं ना हमारे कि रोजगार चाहने वाले की अपेक्षा आप रोजगार देने वाले बने। क्लियर। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही, मुद्रा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, टांट्या भामा भील स्वरोजगार योजना। ठीक है, इस प्रकार की योजनाएं आपने सुना होगा। ठीक, जब समाज सुदृढ़ होता है तब। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, सामाजिक सहयोग। सामूहिक सहयोग, ठीक है, और समर्थन। सामाजिक सहयोग और समर्थन किस प्रकार मिलेगा, सामाजिक संरचना में सहयोग और समर्थन का विकास होता है, जिससे परिवार, समुदाय, संगठनों के माध्यम से लोगों में आपसी मदद और समर्थन की भावना का विकास होता है। आपने सुना होगा ना हलमा करके, हलमा पद्धति कहाँ चलती है, झाबुआ में चलती है। ठीक है, कृषि या जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसमें लोग अपने कृषि उपकरणों को भी क्या करते, उधार करते हैं। एक पद्धति सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या है, सामूहिक सहयोग और समर्थन। क्लियर। आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, किस प्रकार रोजगार को बढ़ावा मिलता है, किस प्रकार सामाजिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। क्लियर। चलिए, चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, सामाजिक संजालों का विकास। सामाजिक संजाल या सामाजिक संबंधों का विकास लिख सकते हैं इसको आप। देखिए, सामाजिक संरचना विभिन्न सामाजिक संबंधों का विकास को प्रोत्साहित करती है, जैसे संगठन, समुदाय, सामूहिक समूह जो समाज को सक्रिय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समाज को सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। कौन, सामाजिक संबंध। क्लियर। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, सामाजिक न्याय एवं समानता। सामाजिक न्याय एवं समानता, जब एक समाज सामाजिक सामूहिक रूप से क्या होता है, विकसित होता है, तो उसमें रहने वाले लोगों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। अब सामाजिक न्याय क्या है कि उनको संसाधनों पर समान क्या होता है, अधिकार होता है, और उन संसाधनों का उपयोग करते हुए यानी कि सदुपयोग करते हुए वह अपने आपका विकास के साथ साथ समाज के विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्लियर। और उनमें किसका भाव आता है कि उनमें समानता का भाव आता है कि समाज के सभी वर्ग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की स्थिति नहीं होती जब सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाती है तो। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी वर्णित है ना, न्याय तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और इसको सुनिश्चित करने का कार्य कौन करेगा, भारतीय संविधान करेगा। ठीक है, इसलिए हम समाज के वंचित वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बना करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और एक सशक्त समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार जब सामाजिक न्याय की स्थापना होगी तो समानता भी वहां पे अपने आप डेवलप हो जाएगी, समाज क्या, समानता का भी क्या होगा, विकास होगा। क्लियर। बढ़िया। अब इस प्रकार ये आपने 6-7 पॉइंट आपने समझा दिए। अब बढ़िया सा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन हो क्या जाएगा कि सामाजिक संरचना विकास के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समृद्धि के और समाज की समृद्धि तथा परिवार समाज की समृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे सशक्त समाज के साथ सशक्त भारत का विकास सुनिश्चित हो सके। जब सशक्त भारत का विकास होगा तो सशक्त विश्व का भी विकास होगा। ठीक है, हमको अंतरराष्ट्रीयवादी सोच का विकास करना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देना है। क्लियर। तो आप उनको कोट करके लिख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिख सकते हैं, अरविंदो लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो भी आपके थिंकर्स दिए हुए हैं, किसमें, पॉलिटी में भी दिए हुए हैं, कुछ इथिक्स में भी दिए हुए हैं, तो उन थिंकर्स को आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं कि उनका विचार क्या था इस संबंध में। तो आपके आंसर में एक ऑथेंटिफिकेशन आएगा और आपके आंसर में क्या, परफेक्ट होगा वो आंसर, और आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो क्या होगा, सुविधा प्रदाता, अवरोधक और
विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता, ये हम लोग एक ही लेक्चर में कर लेंगे। इसको हम लंबा बनाने की कोशिश कर देंगे, 1 घंटे में खत्म कर देंगे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कौन कौन से, आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो 3 चैप्टर हमारे बचे हुए, संस्कृति और विकास में सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि वितरण समझाना है, और कुछ कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग। ये हम 4 से 5 लेक्चर में खत्म कर देंगे, यानी कि 40 लेक्चर में हम लोग किसे खत्म करेंगे? इकाई 4 को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा लेक्चर था? 33 था, ये 33वां लेक्चर था। तो हम लोग 40 लेक्चर के अंदर इस चौथी यूनिट को खत्म करेंगे। इसके पश्चात अगले हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग समाजशास्त्र क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार ये हमारा समाजशास्त्र कंप्लीट होगा। इसके पश्चात जो हमारी उद्यमिता की क्लास रह गई है, ठीक है, जो हमने यूनिट 4 स्टार्ट किए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ कारण विशेष के कारण उसके लेक्चर नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेरे खुद के इंटरव्यू हैं और मुझे लेक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से उद्यमिता के लेक्चर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वाले वीक में मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, उसके भी लेक्चर आपको प्रॉपर वे में मिल जाए और जल्द से जल्द हम उसका सिलेबस कंप्लीट कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।